जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में और साइंस के फिजिक्स पोर्शन में जो पहला चैप्टर आपका चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, या इससे संबंधित घटनाएं, कारण, ये सब आज जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं आपको। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग में सीधी ना जाकर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, ऐसे में आपको और समझा देता हूं। देखिए, ये जैसे ये दूसरा माध्यम, मान लो ये दूसरा माध्यम, तो इससे गए तो ऐसे जा रहे तो ऐसे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे जा रहे तो ऐसे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये ऐसे हो जाएगी ये त्रिथा। मतलब अपने मार्ग से क्या होती है, ऑल ओवर मिला के हट जाती है। एक बार फिर से बता देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग में सीधी ना जाकर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ आ गया? उम्मीद है मुझे सब डायग्राम से बताते हैं। ये कोई प्रकाश की आपतित किरण है जो पड़ रही है, तो ये जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसी ना जाकर कोई विचलित हो जाती, ऐसी हो जाती है। यहाँ पर जो ये बिंदु है, अपना बिंदु है, यहाँ से क्या होता है कि अवलंब खींचते हम, तो ये अवलंब आपका ये आपका अवलंब हो गया। अभी लंब हो गया, आपसे किरण होगी, आपकी किरण होगी, और ये आपकी होगी अपवर्तित किरण। ये आपका आपतन कोण आई, ये आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। इसमें आपका मान लो कांच या जल कुछ भी मान लो, और ऊपर आपकी दो मीडियम हो गए, आपके दो माध्यम हो गए अलग अलग। जो वायु वाला है इसे कहेंगे विरल माध्यम, और इसे कहेंगे क्षणन माध्यम, ठीक है। एक बार फिर से बता देते, जब कोई, देखिए वैसा जैसा मैंने बताया था, मैंने कहा जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग सीधी ना जाकर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, कुछ विचलित हो जाती। देखिए, ये ऐसे जानी चाहिए, सीधी स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हो गया, कुछ विचलित हो, हट गई। देखो किसकी तरफ हट गई, अवलंब की ओर हट गई। अब फिर से एक बार डेफिनेशन बता दीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में सीधी ना जाकर अवलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 इसी में निकल के आते हैं। ये पूछा 1 नंबर में ऑप्शन ली, मतलब ये कि जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वो किधर झुक जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन तो विरल से सघन में जाएगी तो किरण अवलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि अवलंब की ओर का मतलब अवलंब के पास, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आ रही है, इस डायग्राम को जस्ट अपोजिट कर लें, इस डायग्राम को जस्ट अपोजिट कर लें, आई मीन ये ऐसे देख लो क्या बनाना, ऐसे जस्ट अपोजिट करके देखो, इमेजिन करें आप, तो क्या होगा? ये अविलंब से दूर हट रही है। हाँ, तो कहने का मतलब जब सघन माध्यम से विरल में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। जब विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब के पास जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और इन दोनों माध्यमों को जो पृथक कर रहा है ये वाला आपतन बिंदु, इस पे जो अविलंब है ये, तो ये तीनों बिंदु कहां स्थित होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, कहां स्थित होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया ये। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? यहां से दूसरा नियम यहां से देखेंगे। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। मैंने बताया था, इसे चाहे मान लो आई, जो यहां पर होगा आई होगा आपका आपतन कोण, और आर आपका होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये होगा। ये तो समझ में आ गया। अब नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? तो यहां पर दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ये नियम है। आई मीन ये साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई और 1 साइन आर इक्वल नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 नंबर में आएगा। तो स्नेल अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। डेफिनेशन पूछी जाएगी कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो ये समझा देंगे पूरा, है नहीं? तो मोस्टली ये बहुत कम पूछा जाता है कि अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, ये तो बहुत कम पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि स्नेल के नियम को समझाइए, स्नेल के नियम को की परिभाषा दीजिए। तो स्नेल के नियम किसे कहते हैं, समझाइए। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, समझाना है ही। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। ठीक है, मैंने ये बता दिया था कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के पास आएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो
क्या हो जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी। ठीक है। अपवर्तन की घटना किन कारणों से होती है? तो अपवर्तन की घटना किस पे डिपेंड करती है, बात ये आती है निकल के। तो अपवर्तन की घटना हम बताते हैं, देखिए अपवर्तन की जो घटना है वो चाल पे डिपेंड करती है, चाल की वजह से होती है। कैसे, वो देखिए। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है, आई मीन विरल से जब संगम में जाती है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, तो उसकी चाल घट जाती है। इस कारण हुई चाल की कारण। ठीक है। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण विरल से संगम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। वही जब सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, घटनाएं हैं, वो बताते हैं। जैसे हमने बचपन में बहुत बार देखा होगा, टब में बैठकर जब छोटे बच्चे नहाते हैं तब, या किसी बर्तन में पानी भर लेते हैं, उसमें कोई चीज डालते हैं, सिक्का वगैरह, तब, या नदियों पर, नहरों पर जब पहले नहाने जाया करते थे लोग, तब की बात बताते हैं हम आपको, क्या होता है तब जब बच्चे छोटे टब में नहाया करते थे, आज भी नहाते हैं तो हाथ डालते हैं, और हाथ डालने पर क्या होता है पता, उनका हाथ जो होता है थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो बच्चे को हैरानी होती है, यार मतलब हाथ यहां डाला तो इधर कैसे है, तो बच्चा इसीलिए बार बार उसमें हाथ डालता है। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ, उसमें सिक्के डालते हैं, तो सिक्का हमें तली से कुछ कैसा दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये दिमाग में मतलब समझ ही नहीं आता है ऐसा होता क्यों, तो बार बार वही घटना करते हैं, बार बार वही घटना करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता लगे ये आखिर होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, मतलब हम डाल रहे हैं वो नीचे क्यों नहीं, मतलब ऊपर क्यों दिख रहा है। लेकिन उस समय हमें नहीं पता लगा, उस समय हमारे मन में था, लेकिन आज हमें पता लगा, आज हमने पढ़ा, आज हमने सीखा। नदियों की बात करें, नहरों की बात करें, तो उसके पास में, नदी और नहरों के पास में अगर जो वृक्ष हुआ करते थे, उनकी जो पत्तियां होती, टहनियां होती थी, उनकी जो परछाई देखते थे तो कैसी दिखाई देती, उनकी जो परछाई थी ऊपर उठी हुई दिखाई देती। कारण क्या था, ये सब कारण किसके थे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक और घटना जो प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे के जीवन में घटी होगी, वो क्या, किसी बर्तन में हमने पेंसिल, डंडी इत्यादि चीजें डाली जरूर होगी। जब उन्हें डाला था तो हमें कैसी दिखाई दी, मित्रों सच बताना, कैसी दिखाई दी, तिरछी, ऐसी। ये मान लीजिए कोई हमारे पास बर्तन था, इसमें हमने पानी भर रखा था, इसमें हमने कोई डंडी डाली, पेंसिल डाली, तो ये ऐसी नहीं दिखाई दी, तो कैसी दिखाई दी, ऐसी, जो कि दिखाई दी। हम परेशान हो जाते यार, मतलब हम ये नहीं सोचते थे ये होता, हम ये कहते थे
कि पानी में पेंसिल डालने से पेंसिल तिरछी हो जाती है और निकालने पर सीधी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें कोई जादू थोड़ी ना था, ये घटना थी जो हमें दिखाई देता था सिर्फ। ये कौन सी घटना थी? ये किसके कारण दिखाई देता था? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसके बाद बात आती है सापेक्ष और निरपेक्ष। अपवर्तनांक को इस वाले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। माध्यम एक में प्रकाश की क्या अपॉन में दो ठीक है, ये क्या हो गया? N21। N21 का मतलब हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसी को इस तरह से लिखा जाए, अभी तो 21 था, तो लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसमें माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। आगे समझ? तो कहने का मतलब अगर इसे देखें, देखिए इसे कैसी भी लिख लो, अगर इसे ऐसे लिखेंगे और इसे 21 लिख लो या रहने दो, इधर लिखें N21 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? V1/V2 और N12 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? V2/V1। ठीक है, किया जाता। अगर ये पूछा जाता सापेक्ष अपवर्तनांक दो माध्यम मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक भी, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इस फार्मूले के बाद। ठीक है, अब आते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बताएं। चलिए, यदि पहला माध्यम वायु है, यदि पहला माध्यम वायु है या निर्वात है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष माना जाता है? निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, और यही माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ आ गया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि पहला माध्यम निर्वात है या वायु है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, और यही
यह माध्यम का कौन सा अपवर्तनांक कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर? देखिए n इक्वल C/d। अब C क्या है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल। हो क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सभी को बता चुके थे, फिर भी बता देते हैं। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर। ठीक है, अब वो क्लियर हो गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। यदि पहला माध्यम वायु है तो दूसरा माध्यम क्या होगा? दूसरे माध्यम जो होगा वो निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, और तब माध्यम का या यही माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसे नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हमने अपवर्तन के नियम, उससे संबंधित घटनाएं और सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये सारी चीजें पढ़ ली। और आज के लिए इतना ही। ओके।